कहाँ से इतना पैसा आ गया? आप लोगों की हुकूमत है, पूछें। ठीक है ना। नहीं, आप लोगों की मैं हुकूमत है, मैं पूछें, कहता आपका हूँ वजीर आजम है। मैं कहता हूँ मुझे भी पूछने का हक है, आम पब्लिक को भी पूछने का बढ़ हक कर है। हिस्सा लेते थे। लेकिन ये क्या वजह है कि 10,000 के मार्जिन से एमपीए आप बने और उसके बाद से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून का गुजरात में अपनी पोजीशन उस तरह कंसोलिडेट ना कर पाना? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इवन अब भी अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि आपकी जमात के जो लोग हैं या आप खुद हैं, आपका मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो कि नेशनल लेवल पर। जो कचरा निकालने के लिए कारपोरेशन हर साल 7-8 लाख रुपए का ठेका देती थी, वो सबमर्सिबल पंप जो है वो हर चीज को उठाकर वो बाहर फेंक देती है। वो सफाई का निजाम नहीं करना पड़ता। सही। एक बैरिंग खराब हो जाए तो कम अज कम ये 1-1.5 लाख रुपए का बिल बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अफ़ज़ल साहब। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीज़न न्यूज़ के प्रोग्राम शतरंज में। मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ नुमाइंदगान के साथ हम लोग वन ऑन वन का इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आज हम मौजूद हैं गुजरात में और जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सबका मेयर गुजरात। इसके अलावा वो सूबाई असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं, जनाब हाजी नासिर साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले, वी आर रियली ओब्लाइज्ड। इस वक्त आप, हम सबसे पहले मकामी सियासत की बात करते हैं। इस वक्त आप पीपी 33 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज रही है। जिस तरह आपको पहले अदालत से एक फैसला मिला, फिर आप दोबारा से बहाल हुए, आपको रिस्टोर किया गया है, अब आप इलेक्शन के लिए दोबारा क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन आप इस दफ़ा लड़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसे कौन से 3 से 4 सफ़े अव्वल के मसाइल हैं जो आपके लिए बिल्कुल तरजीह या फोकियत की बुनियादों पर हल होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटीज़न न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ीशान साहब आपका भी, आमर साहब का भी, कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। बेसिक चीज़ ये है जी कि शहर के अंदर हमारा जो मेन है जी वो सीवरेज का निज़ाम है, सफाई का है। जी जी। और काफ़ी हद तक हमें अगर ये 5 साल मिल जाते मेयरशिप के तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से मैं जानता हूँ शहर के मसाइल को, मेरे मद्दे मुकाबल जितने कैंडिडेट हैं वो इनमें से कोई भी इतनी नीचे लेवल पे जाकर उनको नहीं पता कि ये मसाइल हाँ कहाँ से शुरू होते हैं और हल इनका क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे पहले नाज़म बनाया, नाज़म फिर मैं एमपीए बना, एमपीए से फिर मैं मेयर बना और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, लोगों ने मेरे ऊपर इत्मीनाद का इज़हार किया और मुझे दोबारा अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। तो इंशाअल्लाह ताला जो कमी बेशी रह गई है, जो मसाइल रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम हल करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, आप सूबाई असम्बली के रुकन रहे, आप लोकल बॉडीज से ऊपर एवॉल्व होकर आए, आपका अवाम के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, डेवोल्यूशन ऑफ पावर में आपका एक हिस्सा था। तो आपको एज अ मेयर गुजरात, आप अपनी ऐसी कौन से 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं जो आप, जिनको आप अपने लिए एक मिसाल करार दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरे लिए एक डिस्कशन एबल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको मैं अपने लिए एजाज करार दे सकता हूँ? ये देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का और अपनी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है कि मैं जब एमपीए बना तो मैंने गुजरात की आवाम के लिए जस्ट एक एमपीए बन के मैंने यहाँ पर नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज लेकर आया। अच्छा। मैंने गुजरात में स्वीडिश कॉलेज के अंदर बीटा के क्लासों का इजरा कराया। यहाँ पर पहले डिप्लोमा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री जारी हो रही है। इसी तरह पॉलीटेक्निकल कॉलेज फॉर गर्ल्स पूरे डिवीज़न में नहीं है, हमने गुजरात में बनवाया। माशाल्लाह पूरे पंजाब की बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रही हैं, शाहजगी रोड के ऊपर है। इसी तरह पार्किंग प्लाजा हमने मेन बनाया। वाटर सप्लाई की स्कीम हम 1 अरब के करीब लेकर आए। सीवरेज की स्कीम लेकर आए। जब मैं एमपी अपना मेयर बना तो फिर मैंने जब देखा कि शहर का सीवरेज जो डाला गया है जेल चौक कचहरी चौक में वो नाकस था, तो उसके लिए फिर मैंने सीएम के रुकस की शहबाज शरीफ साहब से तो मैं 37 करोड़ रुपया लेकर आया, जो कि अभी तक भी इन्होंने वो स्कीम हमारी कंप्लीट नहीं की। सही। यानी 5-7 साल हो गए हैं, कोई भी तक कंप्लीट नहीं स्कीम की। वो स्कीम कंप्लीट हो गई।
तो फिर इंशाल्लाह ताला ये जो जेल चौका है, कचहरी चौका, पानी का जो सीवरेज का निज़ाम है गरीबपुरे का, ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। गुजरात में हम जिस सियासतदान से भी मिलते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अभी तक हमने जितने भी नुमाइंदगान के इंटरव्यू किए हैं, हमें हर जगह से एक ही बाज़गश सुनाई देती है, और वो ये है कि हमारे इलाके में सेवरेज का निज़ाम ख़राब था, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने अपना प्रोजेक्ट आधा मुकम्मल किया या मुकम्मल कर लिया और उसके बाद फिर वो ख़राब हो गया। ऐसा क्या है टेक्निकल बुनियादों पर बीइंग अवामी नुमाइंदे के तौर पर जो आप देखते हो कि गुजरात शहर का ये जो सेवरेज का निज़ाम है, हर कोई इस पर फिंगर तो पॉइंट आउट करता है, इसको बताता भी है कि ये मसला सबसे दरियासना में सबसे ऊपर ऊपर का मसला है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो हायल हो जाती हैं, और क्या गुजरात का नक्शा खराब है या गुजरात का पानी का निज़ाम खराब है कि हर दफा हमें इलेक्शन में यही सुनने को मिलता है कि सेवरेज पर काम होना चाहिए और होगा, और लेकिन जब भी बारिश होती है तो गुजरात में पानी खड़ा होता है। ये देखें जी, जहाँ तक बारिश का तल्लक है, पानी खड़ा होने का तल्लक है, ये तो देखें जी निज़ाम कुदरत है। पूरी दुनिया में भी आप देखें ना कि बारिश होती है तो एकदम ये कहें कि पानी उतर जाए, ये मुमकिन नहीं है, अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगता है। आप यूरोप में चले जाएं, बर्फबारी होती है, क्या एक दो दिन में वो ख़त्म हो जाती है? सही। अरबों, यानी टोरंटो का, कनाडा का, जो सिर्फ नमक का जो छिड़काव करते हैं बर्फबारी से पहले, उनका वो बजट और हमारा पाकिस्तान का बजट एक बराबर है। हाँ नहीं, वो तो पाकिस्तान के माली मसाइल ठीक अपनी है, जगह पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गुजरात शहर में जब मैं एमपीए नहीं था, मेयर नहीं था, एक बारिश होती थी तो कम अज कम 3-3 दिन पानी खड़ा रहता था। कचहरी चौक, जेल चौक, फुआरा चौक, नासलमा, शाहजगी रोड, शीशाला दरवाज़ा, शाहदौला रोड, ये मुसलसल पानी के अंदर खड़े रहते थे, पानी खड़ा रहता था यहाँ पर। जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैंने जीटीएस और कचहरी चौक के पानी को 24 घंटे के लेवल पे ले आया। फिर मैंने यहाँ पर यानी कि सबमर्सिबल पंप लगवाए, जो कि 1-1 करोड़ रुपए का आपका जो हुकूमत जो कहते हैं कि हम सादक अमीन है, जो अभी गुजरी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लगाया। इस नाचीज बंदे से अल्लाह ताला ने वो 9-9 लाख रुपए का लगवाया। सही। चलिए मैंने पहले सरदस्त बोले डिस्पोजल है हमारा, वहाँ पर 1 लगाया, फिर 2, 3, 4, फिर रत्ती, फिर शादिया रोड, उसके बाद एरिए में, उसके बाद कालरा डिस्पोजल है, फिर नारोवाली डिस्पोजल है। यहाँ पर मैंने सब अपना सबमर्सिबल पंप लगवा दिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो एक अपना खूह का जो कचरा निकालने के लिए कारपोरेशन हर साल 7-8 लाख रुपए का ठेका देती थी, वो सबमर्सिबल पंप जो है वो हर चीज़ को उठाकर वो बाहर फेंक देती है। वो सफाई का निज़ाम नहीं करना पड़ता। सही। एक बैरिंग खराब हो जाए तो कम अज कम ये 1-1.5 लाख रुपए का बिल बनाते थे, और जो बैरिंग होते थे वो हर 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते थे। सही। ये सबमर्सिबल पंप में रहा 1.5-2 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह एक पैसा भी वहाँ पर खर्च नहीं हमारा हुआ रिपेयरिंग पे। आपका इंटरव्यू करने से पहले जब हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे आपके बारे में, ताकि आपसे बातचीत करने में हमें आसानी हो और बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से समझ सकें, तो एक बात आपके बारे में मुश्तरक थी तमाम लोगों के जहन में कि आप अपने दौर में बहुत मुतहर्रक थे, आप बहुत मोबलाइज थे, आप ग्राउंड और स्ट्रीट लेवल पर जाकर कारकुनों से मिलते थे, कामकाज में हाथ बटाते थे, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन ये क्या वजह है कि 10,000 के मार्जिन से एमपीए आप बने, और उसके बाद से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून का गुजरात में अपनी पोजीशन उस तरह कंसोलिडेट ना कर पाना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इवन अब भी अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं कि आपकी जमात के जो लोग हैं या आप खुद हैं, आपका मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो कि नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए मुल्क की कौमी सियासत में हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून उस तरह गुजरात में, या तो जब से ये कुछ तोड़ फोड़ हुई है, या तो जब से हम लोग देख रहे हैं, अगर लाला मूसा से कंपेयर कर लें, खारिया से कंपेयर कर लें, तो गुजरात में आपके लिए चैलेंजेस तो बड़े हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस तरह इधर मुतहरक क्यों नहीं? यहाँ तक मुतरका आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह
मैं पहले दिन से जब से सियासत में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को उसी तरह ही रखा है। मैं सिर्फ अखबारों में, मीडिया में कम आता हूँ। प्रैक्टिकली वही मेरा टाइमिंग है, घर जाने का, सोने का, आवाम में रहने का, मेरा वही टाइम है। अच्छा, नहीं, एक कहता है ना कि वो कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग, लेकिन एक परसेप्शन होती है किसी सियासतदान के मुतहर्रक होने की, किसी जमात के मुतहर्रक होने की, और वो भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आपका फेस, आपकी आइडेंटिफिकेशन लोगों के सामने रहे। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया था। अच्छा, बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। आपके लीडर मुल्क में वापस कब आ रहे हैं? ये देखें जी, मुल्क की हमारी जो अदलिया का निज़ाम है ना जी, ये अब तो हर बंदे उंगली उठा रहा है। उसी अदलिया ने उनको बाहर भेजा ठीक इलाज है के ना, लिए। मैं बता दूं किसने भेजा। उसी अदलिया ने जब फैसले लिखे तो लिखा नीचे मैं यही कह कि रहा हूँ ना। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जी, साद रफीक के साथ, सलमान रफीक के साथ, ठीक है, और शाहिदा खान अब्बासी के साथ। ऐसे ही है। तो वो अदलिया तब अच्छी है जब और वो अदलिया रात को 12 बजे बैठ के जब किसी को घर भेजे तब भी अच्छी है। तो इसका अदलिया, आपके लीडर के आने का अदलिया से क्या ताल्लुक है? मैं बताता हूँ ना, सबसे पहले तो ये देखें ना जी कि एक प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप इस बेस पे उतार दें कि तुम बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, ली क्यों नहीं। सही। ये कौन सा दुनिया का निज़ाम है। उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अकामा फिर क्यों रखा हुआ था? हाँ, देखिए ना जी, ये आप देखेंगे ना कि जो कामा है ना, ये मैं खुद भी लेने लगा था। मैं अच्छा। अपनी आपको बता देता हूँ, मेरे सही। दोस्त हैं, ये सिर्फ जस्ट इसलिए कि वीज़े के लिए सही। कि यार जब जी चाहे आप टिकट लें चले जाएं। लेकिन वजीर आजम के पास ठीक तो है ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं, होता है। उस वक्त तो वजीर आजम नहीं थे, नहीं, जब उनका देखिए वो उनके खत्म हो जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर या एमएनए एमपी उतर जाता है ना, तो वो पासपोर्ट खत्म हो जाता है, जो ब्लू पासपोर्ट होता ठीक है। है, ठीक लेकिन है ना, कागजात नामजदगी में उसका एक जिक्र नहीं था। नहीं 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 जी बिल्कुल, नहीं अदालत ने कहा था ये नहीं छुपाया गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। जी जी। जब हम नॉमिनेशन सबमिट करते हैं ना, जी जी। अपना 5 साल का पासपोर्ट की फोटो कापी साथ लगाते हैं। सही। ठीक है ना। ठीक है। जब मैं टीवी देख रहा था तो शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि अब तो नवाज शरीफ बच ही नहीं सकता। ठीक है। मैंने कहा इसने जिंदगी में कभी अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं किए, इसको पता ही नहीं है। ठीक है ना। एमएनए एमपी के जब भी आपने इलेक्शन लड़ना है ना, सही। आपने पूरी हिस्ट्री देनी है। सही। आपके बच्चे कितने हैं, आपकी बीवियां कितनी हैं, ये भी आपने उनके अंदर जिक्र जी करना। बिल्कुल। आप किस कंट्री में गए हैं, कब गए हैं, कितने दिन स्टे किया है, ये हमने एसेट्स डिक्लेयर ये भी करने हैं, सब आपने कुछ देना है। डिक्लेयर करना होता है। आपके पासपोर्ट के ऊपर कितने वीजे लगे हुए हैं, कितने वैलिड हैं और कितने टाइम के लिए हैं, ये सारा कुछ डिटेल हमने पूरा पासपोर्ट की पेज की फोटो कापियां साथ लगानी होती हैं। ठीक है। ये कैसे छुप सकता है। नहीं, छुप तो नहीं मेरा सकता। मेरा देखे ना, मेरा मैं खुद लेने लगा था, फिर आखिर में मेरे दिन में छोड़ो यार क्या करना है। वैसे आपको लगता नहीं इस केस को जितना लंबा खींचा गया इतना लंबा नहीं जा सकता था? अगर ये बता दिया जाता कि ये हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और ये हमारी मनी ट्रेल है। मैं बताता हूँ जी, ये देखे ना, जब नवाज शरीफ साहब का ये आया तो उनके वकील ने एक ही सवाल किया था कि हमारे जनाब इलेक्शन कमीशन वालों के पास जो हमारे नॉमिनेशन पेपर हैं उनकी कापी मंगवा ली जाए। सही। जब कापी मंगवाई गई तो वहां पर पासपोर्ट की कापियां साथ लगी हुई थी। ठीक है। उसकी तरफ अदलिया की तवज्जो हटी तो फिर कहा हाँ आप अपने बेटे से, क्योंकि 10,000 दिरहम जो है ना वो मैनेजर की सैलरी होती है। सही। वो वीज़ा लेने के लिए, रेजिडेंस वीज़ा लेने के लिए सही। ये शर्त होती है कि इतनी आपकी सैलरी और आपके अकाउंट में जाए। सही। ठीक है ना। अब सवाल आ गया कि वो तो निकल गए, अब आगे जी आपने सैलरी लेनी थी बेटे से, ली क्यों नहीं। सही। तो इस तरह के जब मेरी जेब में पैसा आएगा तो मैं अपना समझूंगा, जब आपकी पॉकेट में वो पैसे रहेंगे तो वो मेरे नहीं है। सही। वो आपके हैं। सही। वो निशान साहब के हैं, ठीक है। हाजी नासर के नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। डिक्लेयर मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न में वो करना है जो मेरे अकाउंट में पैसा आया। तो क्या इस जुर्म पे नवाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को देखना, इसको सम अप आराम से कर देते ना, कहीं भी मनी ट्रेल दे देते। उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि नवाज शरीफ ने यहां पर करप्शन की है,
यहाँ से जनाब कमीशन चलिए इसको इस तरह ले लेते हैं ना, इस तरह लेते हैं ठीक है। कि मैंने अब नैब के देखिए कवानीन ना, नहीं बनाए, अब नैब देखिए के ना, कवानीन मैंने नहीं वो बनाए। नवाज शरीफ नहीं चाहता था चेंज करूं, बिल्कुल वो ठीक, कहता था मेरा दामन साफ है, बिल्कुल वो ठीक प्राइम है, मिनिस्टर था, बिल्कुल वो सही है। चाहता उसको पास था इख्तियार, ठीक है। पेश ना होता। अच्छा, मैं सारी नैब के कैबिनेट कवानीन कहती में, रही है कि आप कोर्ट में पेश ना हो, वक्त गुजारे अपना, ठीक है, उसने कहा ना हो, सही, अदालत ने बुलाया, मैं जाऊंगा। ठीक है, आज अदालत वारंट गिरफ्तारी नकार रही है, हाँ बिल्कुल आज बिल्कुल, आप सही जनाब कह वो रहे हैं, लाडले को सही सही। एक देखें तरफ टू से रॉन्ग्स, रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ से रिलीफ मिल रहा है, वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, अदालत उसका इंतजार कर टू रही रॉन्ग्स है। डोंट मेक वन राइट। लेकिन इधर मैं एक जिसारत करना चाहता हूं एक सवाल करने की। नैब के कवानीन के मुताबिक जब आपके एसेट बियॉन्ड मींस का केस होता है तो बारे सबूत आप पर होता है, आपने बताना होता है ये आपने कैसे बनाया, ना कि नैब ने ये ढूंढ कर बताना है कि ये पैसे आपने किस दो नंबरी से लाकर बनाए। अगर वो मुबैना तौर पर दो नंबरी पैसे हैं तो बारे सबूत नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर था कि अपने एसेट्स को वो सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे वो कैसे बने, वो तो कहीं अदालत में नहीं दिए गए। हां, अदालत ने वाकई ही एक कमजोर एक भद्दा सा फैसला दिया जिसका पॉलिटिकली भी नून लीग को फायदा हुआ। और हां, उस वक्त आर्जी तौर पर आप लोगों के लिए कड़ा वक्त था 4-5 साल के लिए। बाजवा साहब के बारे में कॉलम लिखे जा चुके हैं, वो पीछे बैठ के जो जो कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने कॉलम में फरमाया कि पहले 2 वजीर आजम नाअहल हो चुके थे, मैं डर रहा था अगर तीसरा हो गया तो इस मुल्क का क्या बनेगा। तो मतलब वो पीछे सारी गेम का तो हमें पता है, लेकिन हमारे लीडर्स ऐसे लकूनस छोड़ते हैं कि जिसकी वजह से उन पर गिरफ्त कर ली जाती है। और अगर नवाज शरीफ का बेटा एक बिलियनियर बन के बैठा है इंग्लैंड में, तो उससे पूछने का हक तो है ना ये पैसे कहां से आए। नवाज शरीफ 50 करोड़ रुपया दे शौकत खानम अस्पताल को डोनेशन, उसका हिसाब नहीं पूछना। 20 करोड़ क्या फ्लैट ले ले तो वो कहां से पैसा आया। सही, जो शख्स 50 करोड़ पर डोनेशन दे सकता है शौकत खानम अस्पताल को, वो 20 करोड़ रुपए की अपनी रिहायश नहीं ले सकता। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर वो शख्स मेरे मुल्क का वजीर आजम है तो उसके अगर एसेट बियॉन्ड मींस का केस है तो मुझे ये जानने का तो हक है ना हजूर कि वो पैसे कहां से आए हैं। जो शख्स आपका और अगर 50 करोड़ डोनेशन का भी पूछने का हक तो है ना मुझे, तब क्यों नहीं पूछते। तो पूछने में ही तो सारे केस चले थे। और अदालतें पूछती हैं तो आप कहते हैं इस मुल्क की अदालतों का हाल क्या है। अदालतें नहीं पूछती। क्या केस था पनामा लीक का। जी हाँ, पनामा लीक में पता चला ओहो ये तो नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है इसमें। अच्छा चलो कामे को पकड़ लेते हैं, सही, कामा पकड़ा, वो भी साबित हो गया, ओहो इसको भी छोड़ दो, तुमने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो क्यों नहीं ली, चलो तुम घर चले जाओ। तो अच्छा ना होता कि अगर शुरू में ही उनका अच्छा ना कर होता, दो, अच्छा ना होता अगर शुरू में मेरी बात कंप्लीट। जी सर, हुक्म करें। ठीक है ना। उसका बिजनेस देखें कितना था, अरबों रुपये वो टैक्स देता था जब वो कारोबार करते थे। उनकी फैक्ट्रियां किसने बंद की, उनका बैरी जहाज कहां पर स्क्रैप का कितने अरसा खड़ा रहा। सही, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, ये मैं मानता हूं। ठीक हो गया। और बिजनेसमैन को किया जाता है जब उसके पॉलिटिक्स कर रहा हूं। एक बात। नंबर 2, अब जो हमारा लाडला है इसका बिजनेस क्या है। कोई बिजनेस नहीं, कहां से इतना पैसा आ गया। आप लोगों की हुकूमत है, पूछें। ठीक है ना। नहीं, आप लोगों की हुकूमत है, पूछें, आपका वजीर आज़म है। मैं कहता हूं मुझे भी पूछने का हक है, आम पब्लिक को भी पूछने का हक है, जीशान साहब को भी उतना ही हक है पूछने का। जब आप पूछते हैं तो जनाब फिर क्या होता था, उनकी हुकूमत में अगवा हो जाते थे साफी, सही, मारे जाते थे। वो तो अब भी हो रहे हैं। ठीक है ना। वो तो अब भी हो रहे हैं। बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। तो क्या पाकिस्तान में आज सहाफत आजाद है पहले के मुकाबले? तो बहुत ज्यादा फर्क है, मुझे पता है। इसका क्या लिटमस टेस्ट है हमारे पास? मैं बताता हूँ ना जी कि इसका मुआवजना आज की हुकूमत का और पिछले दौरे हुकूमत का मुआवजना करेंगे ना जी जी, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। क्या डिफरेंस है? आप मुझे 2-3 डिफरेंसेस बता देता हूँ। इमरान खान के दौर में क्या होता था, फलां साफी ने, अहमद मीर तुमने ये बात हमारे खिलाफ किया है, फारग, ठीक, चैनल से हटा दो। ठीक है। नजम सेठी तुमने ये बात की है, हटा दो। AR1 न्यूज से अब साबिर शाकर हट गए। ठीक हो गया ना।
हटाते रहे हैं, अभी भी हट रहे हैं। मैं बात कर, मैं भी साथियों के नाम आपको गिनवा देता हूँ। देखे ना, आज भी केबल से चैनल्स के नंबर चेंज होते हैं, आज बोल न्यूज की नशरियात बंद हुई हैं। बहुत कम। चले ये तो एक क्लीशे में बहस हो जाएगी, हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और मैं वैसे भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बड़े खंदा पेशानी से तमाम सवालात का मुझे जवाब दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कि ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, क्या ये सिलेक्टेड है? नहीं, सिलेक्टेड तो नहीं कह सकते आप। ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम किसी के खिलाफत में इत्मीनाद कामयाब हुई है। सही, ठीक है। और ये नालायक आदमी इमरान खान, जिसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, ठीक है, तो जिन्होंने साथ मिलकर किया उनको कौन पूछेगा? मैं बताता हूँ ना, जो इसको लेकर आए थे, ये उनके भी बोया हुआ है। तो भाई आप वजीर आजम है ना, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 6 लगाए ना, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। लगाया तो फिर क्या हुआ? वो आप लोगों ने, जब नवाज शरीफ ने लगाया तो उसको सजा किसी जुर्म की मिली। चले ठीक है, इस मतलब आप नहीं लगाएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं जरा पहले। नहीं, और हुई ऐसा ही हुआ, नहीं ऐसा ही हुआ, मैं मानता हूं। पाकिस्तान की तारीख का पहला शख्स है मियां नवाज शरीफ जी, जिसने ये जुर्रत की। जी पाकिस्तान की तारीख का पहला लीडर है नवाज शरीफ जी। आउट ऑफ कंट्री होने के बावजूद जी पता भी है कि मुझे जेल में जाना है जी। ये भी पता है कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ करीबन मर गए, और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि चंद दिनों तक इसने होश में आना है जी। उसके बाद ये दुनिया में नहीं रहेगी जी। ठीक है, वो कहता रहा मेरी थोड़े दिन आगे कर लो। ठीक है, मैं खुद अदालत में पेश होना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं जजों की बेबसी का आलम देखना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ अगर तू इस डेट को ना आया तो तू इश्तिहारी होगा। ठीक है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी दुनिया का मैं समझता हूं कि वह पहला लीडर है, वाह, जिसने अपनी बेटी के मरा अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया जेल। इस सारी गेम के पीछे जनरल बाजवा थे। कौन सी गेम में? ये जो नवाज शरीफ को हटाया गया, उसको ये तो जेल में डाला गया। ये तो देखो ना जी, सिंपल सी बात है कि इसमें आपके जज भी शामिल हैं। नहीं, आपके जर्नल भी शामिल थे, जनरल बाजवा शामिल थे, जनरल बाजवा भी शामिल था, जनरल भी शामिल था, जनरल पाशा भी शामिल था। मैं मानता हूं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी शामिल था, मैं मानता हूं। ठीक है, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को हटाया, जनरल बाजवा ने उनको बिस्तरे मर्ग पर थी उनकी बीवी, उनसे दूर किया। जनरल बाजवा ने पूरी फैमिली को अजियत दी। और क्या लीडर हैं आपके, जब जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बारी आई तो हाथों के साथ पैरों के भी अंगूठे लगा के उसको एक्सटेंशन दी। ये बात मैंने भी की थी, तो मुझे जवाब क्या मिला था जी? मुझे कहा गया कि हमने अपनी जमात को बचाया है, अपने आप को नहीं बचाया। अरे भाई, जमात को बचाना जरूरी है, मुल्क का आइन बचाना जरूरी है। मैं बताता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ आपको। सेनेट का इलेक्शन था तो क्या हुआ था? सादिक संजरानी का जी। कितने थे जी? आप लोगों के साथ धांधली हुई थी, आप लोग के साथ जुल्म हुआ था। नहीं, कितने थे, कितने मेंबर थे? वो रातों रात चेंज हो गए, मुझे सारा मैं कहता हूँ रातों रात नहीं, बार गिनती करते हैं तो ज्यादा है, अंदर जाते हैं तो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्यों वोट डालते हैं ऐसे जर्नल? अब आए ना, अगर ये ना करते तो फिर भी उसने हो जाना था। अब आगे, लेकिन तारीख में तो आप लोगों ने जिंदा रहना था। ना, अब बात नहीं, किधर रे, बात आगे चलते ना, एक सेकंड जरा दे मुझे। अभी मौजूदा दौर में दोबारा जब उसने एक्सटेंशन मांगी प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर, इमरान खान ने दी उसको दोबारा के नहीं? स्टेटमेंट आई उसकी? ना आई? बिल्कुल आई कि जनाब बाजवा साहब को दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन दी जाए, स्टिल न्यू इलेक्शन। ठीक है, उसने कहा ऐसे ही है। उसके बाद नवाज शरीफ माना, शहबाज शरीफ माना। तो आप क्या समझते थे आपने नवाज शरीफ को एक्सटेंशन देनी थी? नो, देखे ना गेम सही। जो आज कह रहा है बाजवा, उसको लाने वाला कौन था? बाजवा आपको लाने वाला अब कौन है? नहीं, हम तो आए हैं कि जब मुल्क का सत्यानाश हो गया, लेकिन लाने वाला कौन है? देखें कि हमने अपने मुल्क के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगाया। सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने मुल्क को बचाया, ठीक है, अपनी सियासत को नहीं बचा सकी। सही। लेकिन फिर भी फख्र है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा, वैसे ये मैं हैरान हूं कि कोई शख्स मुल्क का वजीर आजम बने, इक़्तिदार हाथ में आ जाए, सुर्ख नीली बत्तियों वाली गाड़ी भी आगे पीछे हो और वो बोले मैं कुर्बानी दे रहा हूं। अल्लाह मुझसे भी ऐसी कुर्बानी दिलवाए।
सर इक्तदार की जंग है सर, ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे क्यों लगता है मैं तरीके से आपको सुन रहा हूं? नहीं, ये कौन सा इक्तदार है कि जिस इक्तदार में हमें पता भी है कि ये सामने खड्डा है और इसके अंदर मैं गिरने लगा हूं और पीछे भी खड्डा है, ठीक है, मैं फिर भी ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? अपने मुल्क के लिए, कि ये नलायक नहल से मुल्क नहीं चलाया जा रहा। सही। आज कहते हैं ना जी महंगाई, मैं कहता हूं मुआवजा करें नवाज शरीफ के दौर का, इमरान खान के दौर का, दोनों का मुआवजा कर लें। सही। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर कितने का था? तो अब नवाज शरीफ का दौर नहीं, अब शहबाज शरीफ का दौर है। नहीं, अब तो दौर कोई नहीं। पहले मेरी ये बात सुन लेना जरा, नवाज शरीफ के दौर में डॉलर कितने का? 100 रुपया क्रॉस नहीं किया था। इमरान खान के दौर में कितने का हुआ? 250 पर छोड़कर गए थे। आगे चले फिर तेल नवाज शरीफ के दौर में कितने का था? दुनिया में क्रूड ऑयल की प्रोसेस भी तो उस वक्त कम थी। मैं सवाल कर रहा हूं कितने का था? 65-70 रुपए का। जी जी। इमरान खान कितने का छोड़ कर गया? वो तो प्राइस फिक्स करके चला गया था 3 महीने के लिए। आप लोगों ने मैं लेकिन आप इस एक साल का अपने दौर में क्यों नहीं गिनते? मैं इसलिए कि जिस वक्त आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो भाई आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी आए जी ना आते? मेरी बात तो सुन लेना जरा निशान साहब, अब मेरा फिक्रा तो मुकम्मल जी हुक्म करें, माजरत। आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपको कहा जाए कि ये फैक्ट्री चलानी है आपने, ठीक है, कहां से चलाएंगे? तो आप ना चलाएं ना, तो आप कहें ना इख्तियार किसी और को दे दे। आपने गन डाला है, आप साफ करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, लंदन में आपकी सेकंड टीयर लीडरशिप के सामने मियां साहब ने बैठकर जब ये हुकूमत नई नई हाथ में आई थी तो ये कह दिया था, ये मेरी खबर गलत नहीं है, ये कह दिया था जिन्ना गंद पाया वो समेटन असी को नहीं समेटना। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनको किस तरह कॉर्डन ऑफ करके ये हुकूमत उनको फिर दे दी गई और बोला गया 1 साल अपना मुंह काला करें। उन्होंने बोला था बाजवा साहब गंद पाया जे साफ आप करना जे, असी को नहीं जे करना। ਅਸੀਂ इस गल दे हामी नहीं कि गन साफ कर लीए फिर तुसी किसी और नूं लै आवो। ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये बात मैंने अपनी पार्टी मीटिंग में भी मैंने ये बात की थी। सही। चलिए आप सेकंड कर रहे हैं, अच्छा हो गया कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। सही बात है, हमें हुकूमत सही बात है, नहीं लेनी चाहिए, कोई हालत नहीं थी। वो मरा हुआ है उसके अंदर जान नहीं डालनी चाहिए। सही बात है। जो किया है 1.5 साल रह गया है उसको के पूरा कर। सही बात, वो जवाब दे। लेकिन मसला एक और था ना, लेकिन 1.5 साल के लिए अगर वो बैठा रहता तो फिर एक बड़ी पोस्ट पर एक बड़ी तैनाती उसने अपनी मर्जी से करनी थी ना। जब फिर आता तो फिर हो जाता, ये कोई मसला नहीं है। वैसे इंग्लैंड में ना एक बड़े अहम ओहदेदार से मेरी बात हुई, मैंने बोला आप लोगों ने गन जिम्मे क्यों लिया है? उन्होंने बड़ी अच्छी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरी इंग्लैंड में उनसे मुलाकात हुई थी। कहते हैं बेटा बता भाई एक बात बताओ। मैंने कहा जी एक कस चंगी होंगी है कि मौत? मैं क्या होंगी तो कस चंगी। तो उन्होंने बोला अगर वो अपनी मर्जी से उस बंदे को अपॉइंट कर देता ना आर्मी चीफ तो फिर हमारी मौत वाकया हो जानी थी, हमें ये बुखार मंजूर है। तो नहीं ये कोई बड़ी बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल आप सब, अब प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और बड़ा मजा आया आपके साथ गपशप लगा के। बस एक आखिरी सवाल आपका, आपसे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या पैगाम देना चाहते हैं बीइंग द कैंडिडेट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली PP 33 में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जी कि अपने इलाके के लोगों को कि अपनी ज़मीर के मुताबिक अपनी ईमानदारी से दयानतदारी से जो शख्स मब्बे वतन है, ईमानदार है, दयानतदार है, जो जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके मसाइल हल करा सकता हो, और जिसकी एग्जाम्पल जितने कैंडिडेट खड़े हैं मैं कहता हूं सबको बुलाओ और सामने पब्लिक को बैठाओ और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करें कैंडिडेट कि बताओ तुम इतना साल इक़्तिदार में रहे हो, तुमने क्या काम किया। दूसरा के तुम बताओ तुमने क्या किया, मुझे कहें मैं कहूं मैंने ये काम किया। यानी अगर आपके हरीफ आपको मनाजरे की दावत दे तो आप हाजिर? मैं हाजिर हूं और एनी टाइम हाजिर हूं, एनी जगह पे हाजिर हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे भी दिशा साहब कहूंगा कि आप लगाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक। पूरे गुजरात की स्टेडियम में बुलाया लोगों को, बैठाए, पब्लिक भी सामने हो, मैं भी सामने हूं, मेरे मध्य मुकाबले भी सामने हो, पता चल जाए कि किसने कुछ डिलीवर किया है और कुछ क्या करना चाहता है। इट्स एन ऑनर हैविंग यू। थैंक यू। सो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हाजी नासर, दबाग अंदाज और खुल के बात करने वाली शख्सियत। मैं समझता हूं कि बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, आज एक अलग ही मजा है। अपना अपने अजीज़ और कारब रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का आइन पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं।
और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।